पहला कमेंट है दिव्या जी आपसे ही। बहुत सारे निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, अफसरों को, मंत्रियों को भी कहा है। तो ये किस चीज की तैयारी है? यूं कहें कि क्या ये जो आपात बैठक बुलाई, क्या मकसद था? भाई आज कैबिनेट भी होनी थी, लेकिन कल रात को लौटते से ही आपात बैठक बुलाई गई। क्या खास वजह इसके पीछे? तो मेरा ये मानना है कि कभी कभी क्या होता है, इंसान जब बहुत चार्ज होकर आता है तब ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फटाफट अभी सारे के सारे जो अपने पॉइंट्स है मेरे दिमाग से निकल नहीं जाए, मैं डिस्कशन करके मैं उनको सारा एक इम्प्लीमेंट कर दूं, मेरे सारे जो मंत्रीगण हैं उनको मैं उस बारे में अवगत करा दूं, ताकि जब हम कल बैठेंगे वापस तो फिर उनके बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे। हम अपने अपने आईएएस अफसरों के साथ उसकी योजना के साथ लेकर बैठेंगे। तो ये अगर कहा है और अगर इस तरह की बैठक हुई है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी बहुत संवेदनशील है और इस बात को लेके हमेशा फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं। और इस तरह से अगर ये एक मीटिंग बुला के अपने सारे विचार और उद्गार अपने मंत्रियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, कम से कम एक इसे कहना चाहिए कि अगर लीडर ऐसा होता है जो अपनी सेना को इस तरह का एक विजन और मिशन दोनों देता है तो ये बहुत अच्छा इसका एक परिणाम निकल के भी आता है। जितने मंत्रीगण हैं वो मंत्रीगण भी उतने चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, वो भी उस तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब सेनापति तैयार है तो सेना और आर्मी पूरी की पूरी वैसी तैयार हो जाती है। तो अगर ये ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, जो आप कल्पना करिए कि 3 दिन के बाद जब आते हैं तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि सीधे जाके बैठक लेते हैं और कार्यक्रम निर्धारित करके देते हैं। एक दिशा निर्देश दिया है उन्होंने शायद अगले साल के लिए, तो ये बहुत अच्छा एक रोड मैप होगा। इस रोड मैप पे चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और अगर शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी बात को लेकर हम आगे करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। बहुत नवाचार लेकर आए हैं वो, नए नए विचार लेकर आए हैं वो। तो इस बात को लेकर बहुत आगे चलेगा और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता दोनों के जो विचार का समन्वय होगा वो बहुत अच्छा निर्णय लेकर आएगा। चले योगेश जी, तो कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप सीएम शिवराज की आपात बैठक से, वो नवाचार से या वो परामर्श या वो सुझाव से जो उनको सीएम कॉन्क्लेव जो काशी में होती है, जहां प्रधानमंत्री होते हैं, जहां पर अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वहां से लौटते से सीएम शिवराज इतनी सारी चीजें, इतने सारे बिंदु या इतने सारे टास्क या इतने सारे काम अपने अफसरों को ही बता रहे हैं, मंत्रियों को ही बता रहे हैं। पहला कमेंट है आपका। 2023 मिशन 2023 और मिशन 2024 मोदी जी ने स्ट्रिक्टली सारे सीएम को ये संदेश दिया, खिंचाई की है, कह सकते हैं डायरेक्ट वे में, कि काम करने के तौर तरीके बदलिए, नहीं तो सत्ता का जाना तय है। उसी के चलते जिस प्रकार अभी हमारी साथी प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कभी कभी चार्ज होकर आता है, तो चार्ज किया गया है उनको, और उसी चार्जिंग के तहत उन्होंने जो अफसरों से मीटिंग करी है। देखिए, शिवराज जी हमेशा से नवाचार और उच्च विचार की बात करते हैं। हम पिछले 17 वर्षों से उनकी कार्य प्रणाली को देख रहे हैं, प्रदेशवासी भली भांति परिचित हैं। 23-24 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं पिछले कार्यकालों में कर चुके हैं और निरंतर अभी 18 महीने में भी 4-5 हजार से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन कितनी योजनाओं पर होता है, कितनी घोषणाओं पर होता है, ये आपसे, सम्मानित मीडिया से या हमारे प्रदेशवासियों से छुपा नहीं है। ये बात करते हैं युवाओं को रोजगार देने की। 32 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। 17 साल से मुखिया शिवराज जी हैं और अनरजिस्टर्ड बेरोजगारों की कोई संख्या नहीं। तो ये 1 साल के अंदर ये जो 2-3 लाख के पैकेज की इन्होंने घोषणा करी है, ये कहां से कितनी कंपनियों को इस बाबत सहायता या दिशा निर्देश कर सकते हैं कि आप हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार दें। 17 साल से आप क्या सो रहे थे साहब? इन्होंने ना ही मोदी 7 साल में युवाओं को रोजगार दे पाए, ना ही शिवराज जी 17 साल में दे पाए। आप अगर केंद्र सरकार की बात करें तो आज एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है, राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न नंबर 1650 जो 13 दिसंबर परसों पूछा गया था, उसके अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किस तरीके की कर रही है मोदी सरकार, ये भी देखने वाली बात है। 1,22,555 से ज्यादा पद सेनाओं में खाली है।
उच्च पदाधिकारियों से लेकर और सेना के निचले स्तर तक के सैनिकों तक। तो ये 7 साल से जो सेना का दुर्हाल किया है इन्होंने, और हमारे जवान हर महीने दिन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, घटना दुर्घटना आतंकवादियों से लड़ोगे मुठभेड़। नहीं ठीक, प्रदेश की बात भाई, आज ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि पुलिस और सेना में भर्ती हो युवा, उनके लिए एक स्कूल खोला जाए, जगह कहां पर हो सकती है, कैसा स्कूल हो सकता है, उस पर भी निर्देश दिए योगेश जी। तो वो सीएम तो सोच रहे हैं कि भाई सेना और पुलिस में जाए, हमारे प्रदेश के युवा, रोजगार भी मिलेगा देश की। मैं बोल रहा हूँ, देखिए शिवराज जी सोचते हैं मगर उस सोच को धरातल पर लेकर नहीं आ पाते हैं। या तो इनका प्रशासनिक फेलियर मानिए, ठीक है, ये पॉइंट में ले लेता हूँ, सामंजस्य नहीं मानिए, ये पॉइंट में ले लेता हूँ, नियत में खोट है। नहीं, नियत में खोट होता तो इतना भी करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है 5 साल, तो क्या है, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और ठीक है, चलिए इसका जवाब मिलूंगा दिव्या जी से, लेकिन एक कमेंट राजेश जी आपसे। वो कह रहे हैं कि चार्ज होकर आए थे या चार्ज किया गया था, कैसे देखते हैं, एक बात। दूसरा, बनारस मॉडल, एमपी में हिंदी में पढ़ाई, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, कृषि की। फिर वो कह रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर एक ब्लॉक को गोद ले लें ताकि भावनात्मक रूप से जुड़ें। बहुत सारे पॉइंट है, शिप्रा ठीक करें, शिप्रा नदी की स्थिति ठीक करें, महाशिवरात्रि पर नर्मदा, यानी संस्कृति, विरासत, इन तमाम चीजों को लेते हुए रोजगार और विकास की भी बात हो रही है। क्या इतना सब कुछ हो पाएगा एक साथ, या ये करने से होगा, कहने से नहीं होगा, क्या कैसे देखते हैं आप राजेश जी? दीपेश जी देखिए, जहाँ तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो तो भाजपा का कोर इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उनका पूरा का पूरा जो एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द उनकी सारी नीतियां चलती हैं। लेकिन ये जो भाषा वाली बात है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को में फिर हिंदी का इस्तेमाल करना, ये इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि हम जापान, जर्मनी, रशिया, चाइना के जो प्रोग्रेस देखते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसका मुख्य कारण ही सिर्फ भाषा है। वो अब दूसरे देशों में जाते हैं तो इंटरप्रेटर ले जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं अंग्रेजी बोल के, और जहाँ जाते हैं अंग्रेज कंट्रीज में और वहां पे अंग्रेजी बोल के हम खुश होते हैं। लेकिन हम उनके कंपटीशन में उनके बहुत पीछे हैं उन लोगों से। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। अब शिप्रा की बात है, महाशिवरात्रि और नर्मदा जयंती ये तो पहले भी अपने यहाँ होती रही है और अच्छे से मनाएंगे तो और अच्छा ही रहेगा। लेकिन शिप्रा का जो मसला है ना, बहुत पुराना है। देखिए मतलब क्या, शिप्रा को जब अभी वो हुआ था, अपना सिंहस्थ हुआ था, पिछला वाला भी और ये वाला भी, उसमें आपने वो जो ऑक्सीजन O3 के वो लगाते हैं, ओजोन के फिल्टर लगा देते हैं, ओजोन के फव्वारे लगाते हैं, वो टाइम बीइंग के लिए हो जाती है। लेकिन फिर बाद में जो ये वही स्थिति हो जाती है, ठीक बात दूसरी नदियां जो है वहां जाके मिल जाती हैं उसमें, और शिप्रा फिर गंदी हो जाती है। बहुत सारे अभी शिप्रा में बहुत बड़ा काम बाकी है, और जो मुख्यमंत्री जो नाराज हुए हैं, होना भी चाहिए। और सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि इतने सालों से जो नहीं हुआ उसमें जो लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि ये तो आपका हर साल प्लान बनता है, हर साल बजट अलॉट होता है, हर साल, तो आपने अभी तक जो नहीं हुआ वो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो एक गुंडों वाली बात हुई है कि गुंडों पे नकेल कसनी है, तो देखिए कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ ने ये तो एक बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। यूपी का बच्चा कहता है कि अब उनके यहाँ गुंडा जो है सर उठा के नहीं चल सकता, ये पक्की बात है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अभी अपने यहाँ स्थिति मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। अभी भी हम देखते हैं अक्सर राजधानी में ही कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 2-4 बड़े क्राइम हुए हैं। और जो इनका एक सालाना पैकेज बना रहे हैं जो बेरोजगार, हालांकि उसको लेकर बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो क्या होगा, कैसे होगा। वही हम कहना चाह रहे थे कि ये जो है ना, ये इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों को भत्ता देके आप उनको ना, जिसे कहना चाहिए कामचोर बनाएंगे। मैं तो सीधे कहता हूँ भाई, जिसको जो 1.5 लाख रुपया साल कमा रहा है, उसको अगर 2-3 लाख रुपया मिलेगा तो क्यों काम करेगा भाई? वो घर बैठेगा, बेरोजगारी का तमगा अच्छा रहेगा। हर आदमी को सब्सिडी और ऋण माफी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पैकेज देने से अच्छा आप उसके लिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि अभी गुप्ता जी ने एक बात कही कि राज्यसभा का कुछ मसला है, हालांकि अपना विषय नहीं है, लेकिन दीपेश जी जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो कोर विषय है हमारा डिफेंस ही है, जो तीनों फोर्सेस के ऊपर ही हमारी पत्रकारिता मेन फोकस्ड है। तो ये जो है शुरू से, ये पिछले करीब 40-45 सालों से लगातार हर साल की रिपोर्ट रहती है कि इतने ऑफिसर्स कम चल रहे हैं, इतने सुबेदार जेसीओ कम चल रहे हैं। ये अपनी स्थितियां शुरू से ही हैं और उन्हीं स्थितियों में अपना देश
3-3, 4-4 बिल्कुल, देखिए भर्तियां नहीं होती है, कई युवा ओवर एज हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन फिर वो एक पता चला एक एज के बाद बाहर हो गए, तो ये वाकई इस पर सोचना चाहिए गंभीरता से। लेकिन हम प्रदेश पर फोकस करेंगे। दिव्या जी, कमेंट आपसे वही कह रहे हैं योगेश जी, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी घोषणाएं, बहुत अच्छे विचार, नवाचार, तमाम चीजें धरातल पर कैसे उतरेंगे, कब उतरेंगे? क्योंकि ये वो अफसर हैं, साल की शुरुआत में ऐसे सीएम शिवराज ने बैठक की थी, तमाम अफसरों को ठांस दिया था कि ऐसे काम करना, वैसे काम करना। कितने काम हुए? एक बात। अभी फिर वही बात, शिप्रा नदी पर कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैम, आप तो इंदौर से हैं, जरा सी दूर है शिप्रा, क्या स्थिति आज आप देखिए, कोई उतरना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, नहाना तो बहुत दूर की बात। तो ये बात है कि जो करोड़ों रुपया खर्च हो गया, उस पर कौन उसका हिसाब मांगेगा, या कौन से अफसर पर उस पर उसको लेकर कार्रवाई होगी? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की राजेश जी ने कि भाई ये नहीं हो पा रहे, तो बात है कि बार बार कहने से तो नहीं सुन रहे ना, आपके अफसर भी नहीं सुन रहे। मंत्री, कल भी कहना पड़ा मुख्यमंत्री जी को कि मंत्री जाएं जिलों के दौरों पर, यानी नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे होते तो कहने नहीं पड़ती बात। तो बात यही है ना दिव्या जी, की फिर कहने से ही अगर हो जाती चाहिए तो फिर एक्शन कब लिया जाएगा? जी दिव्या जी। जी दिव्या जी, मैं एक तो योगेश जी और राजेश जी दोनों को एक 2-3 बातें हैं जो उनको रिबटल करना चाहूंगी। योगेश जी ने डिफेंस का इशू उठाया था, मैं हालांकि वो प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, मैं फिर भी आपको सिर्फ एक जस्ट फॉर रिमाइंडर मैं आपको कहना चाहूंगी कि डिफेंस बजट और डिफेंस के बारे में कितनी दुर्गति यूपीए सरकार के समय हुई है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना भ्रष्टाचार, कितना घोटाला हुआ है, वो भी पूरी दुनिया को पता है। और किस तरह से ओआरओपी को रोका गया था और किस तरह से ओआरओपी को वापस लाया गया है, सम्मान दिया गया है, वो अब एक बहुत अलग विषय है। अभी हमने माननीय हमने बिपिन रावत जी का जो जिस तरह से हमने सम्मान देखा, वो सम्मान अनप्रेसिडेंटेड था। कभी किसी के लिए इस तरह का ठीक है। देखिए मुद्दे की बात वो ये कह रहे हैं कि भाई इतने पद खाली हैं, आप भर दीजिए, 7 साल से आपकी सरकार है। मैं उस बिल्कुल मुद्दे पर आती हूँ, सिर्फ क्योंकि योगेश जी का जवाब था, इससे मैं उनको देना चाह रही थी। बात राजेश जी ने एक उठाई थी कि हम क्राइम अभी तक नहीं संभला है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो राजेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करी है, ठीक है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा ही समय हुआ है, उसको काम में आने दीजिए, एक्शन में आने दीजिए, और फिर अगर हम इस बात को लेकर डिबेट करेंगे तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये 2 शहरों में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट मैं ये कह रहा हूँ दिव्या जी, सांसदों को गोद लेने को कहा था मोदी जी ने, लिए भी कुछ सांसदों ने गोद, आज क्या स्थिति उन गाँव की? एक बात ठीक है, अब वो कह रहे हैं आईएएस ले लें एक ब्लॉक को गोद, तो क्या मतलब कहने से वही आईएएस ठीक है, शुरुआत में 2-5 ने कर दिया काम, फिर वही बात स्थिति रह जाएगी। तो बात है कि नवाचार करने की बजाय उसको नियम न बना दिया जाए कि नहीं भाई आपको ऐसा करना ही है। जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी, इस बात को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी और शायद शिवराज जी सबके बीच में की चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता उस विषय को लिया है। विषय है सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जिसने जो काम करा है, हम सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑडिट की बात ना करें, हमने क्या क्या काम करे उसका भी एक सोशल ऑडिट करवाया जाना चाहिए। ये जो सोशल ऑडिट हो रहा है, ये हो सकता है कि आप और हमको ना पता चलता हो, लेकिन ये इंटरनल सोशल ऑडिट होता है, हो रहा है, और अब इसकी एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इसके बारे में बहुत तेजी गति से अंदर ही अंदर काम भी चल रहा है। यानी कि हर मंत्री, हर विभाग, हर उसका एक काउंटिंग सिस्टम, रेफरिंग सिस्टम हो रहा है, किसने कितने काम करे, किस तरह से काम करे। ये बहुत आप लोगों को शायद न पता चलती हो, ये बहुत इसका प्रचार प्रसार न होता हो, लेकिन ये सोशल ऑडिट अब बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। और ये इसके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक बढ़िया गेम प्लान तैयार करा था, जिसको लेके काम हो रहा है। तो ये जो आपका प्रश्न है कि क्या इसका किस तरह से आंसर होगा, क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, तो इसका सिर्फ एक आपको जवाब देना चाहती हूँ, जिसको हम नई तरीके की सरकारें हैं, नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। नाउ वी आर वेरी हाईटेक। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अब काम नहीं करेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, इसलिए अब ये सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है। अब एक तरफ आप कह रहे टेक्नोलॉजी, अब एक पॉइंट यही उठ जाता है कि भाई हिंदी में कैसे होगी इंजीनियरिंग की, कृषि की या मेडिकल की पढ़ाई। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है, मैं आपको बहुत ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए ये 1947 में लागू हो जाता कि हिंदी में होगी तो हम मान लेते, अब इतना ज्यादा इंग्लिश हावी हो चुकी है। मैम आप तो समझ सकते हैं भाई कैसे पॉसिबल है। यही तो तकलीफ है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जिस पहले प्रधानमंत्री ने अपनी पहली शपथ अंग्रेजी में ले ली, वही बंटा खत्म हो गया। अच्छा।
अगर वो उस दिन हिंदी में शपथ ले लेते तो आज भी हम गर्व से हिंदी में शपथ करते हुए लेते, लेकिन उस दिन पहली शपथ उन्होंने अंग्रेजी में लेके वही तय कर दिया था कि कौन सी भाषा का प्रयोग होगा हिंदुस्तान में। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। जब मेरा वाइवा हुआ था, हालांकि मैं अंग्रेजी मीडियम से आती हूँ, लेकिन जब मेरा वाइवा हुआ तो एक प्रश्न पे मैं जवाब देने के लिए अटक गई और तब मैंने अपने एग्जामिनर से पूछा क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मेरे एग्जामिनर ने कहा, मैंने कहा सर आप मेरे मार्क्स तो नहीं काटेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, तो मुझे सिर्फ समझा दो। तो मैंने उनको वो फंडा समझाया। समझाने के बाद मुझे पता है कि मैं जानती थी कि इसका जवाब क्या है, और वो जवाब मैंने दिया और एग्जामिनर ने मुझे मार्क्स दिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम जानते हैं लेकिन भाषा के संयम के कारण, हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। और देखना है मतलब कि भाई विविधताओं वाले विविध भाषाएं हमारे देश में 50 तरह की भाषाएं हैं, वहां पर कैसे आप ये केवल मतलब वो वैसा न रहे कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को वैसे ही उपेक्षित महसूस होना पड़ता है। योगेश जी, तो ये देखिए बहुत सारी वो कह रहे हैं चीजें। एक छोटा सा सवाल पूछ लो दिव्या जी, जो कहा योगेश जी ने कि भाई बातें बहुत सारी हो जाती है लेकिन धरातल पर या मॉनिटरिंग उन कामों की हो ही नहीं पाती है या उतर ही नहीं पाते धरातल पर। दिव्या जी जल्दी से सिर्फ इसका जवाब। दीपेश जी, मेरा ऐसा कहना है कि योगेश जी आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें कि हमको किस तरह का राज्य मिला था और हम कितने आगे आ गए। अच्छा। अगर आप अभी भी उन सब चीजों को नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंखों पे एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि विस्फोट हुआ है प्रगति का। और ये प्रगति अगर आपको नहीं दिखाई देती, जिस तरह का सड़कों का जाल बिछ गया है, जिस तरह की प्रगति दिखाई दे रही है, अगर आपको अभी भी ना दिखाई दे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देखने में या हमारे सोचने में। योगेश जी आपकी सोच में और देखने में गड़बड़ है, विकास तो हो रहा है कह रही दिव्या जी। जी देखिए, मेरा निवेदन है, आप इतना समय बीजेपी के प्रवक्ताओं को देते हैं। नहीं, देखिए सवाल उनसे मैंने किया और क्रॉस क्वेश्चन किए योगेश जी। बनाने के लिए बिठाते हैं क्या? नहीं, अरे तो आप अपना बोलिए ना। देखिए, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि राफेल जैसा सदी का सबसे महाघोटाला जिस दिन मोदी जी कुर्सी से उतरेंगे, इस सदी का सबसे बड़ा महाघोटाला राफेल सौदा होगा। व्यापन जैसा ये बदतमीजी होती है डिबेट में बीच में बोलना। नहीं, इस प्रकार मैं आपको शांतिपूर्वक सुन रहा था। धैर्य रखिए, आप लोग बुखला जाते हैं जब आप पे प्रश्न उठाए जाते हैं। सर ये गलत बात है, गलत जब आप लोग के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं तो आप लोग बुखला जाते हैं। नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। भाषा का संयम रखेंगे, सुनने का ध्यान रखिए। हाँ, थोड़ा भाषा का संयम रखिए योगेश जी। आप एक महिला से बात कर रहे हैं, प्लीज। ये गलत बात है, संयमित रहती है। हाँ, नहीं ये इस तरह के शब्द न इस्तेमाल करें, आप भी एक सब इंसान है। मेरा ये निवेदन है आपके चैनल से कि देखिए, आप जितना प्रवक्ताओं को बीजेपी वालों को टाइम देते हैं ना, कांग्रेस के लोगों को बुलाते हो तो सब सुना करो, उनको भी समय दिया करो। आप तथ्यों के साथ रखें बात जी। बोलिए, आप बोलिए, आपको पूछा ना मैंने, बोलिए ना बात। देखिए, पहले भी मोदी जी ने 100 गाँव को गोद लेने की बात करी थी सांसदों से। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश शासित विधायकों ने भी 100 गांव गोद लिए थे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी थी। 5-5, 7-7 साल हो गए, क्या हाल है इनका, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। आप हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाइए, डॉक्टरी पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ाने लायक योग्य लेक्चरर और प्रोफेसर तो नियुक्त करिए जो हिंदी के जानकार हो। वो कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी संख्या में? ठीक है, क्योंकि अभी तक तो शुरू से अंग्रेजी लेक्चरर और अंग्रेजी प्रोफेसरों ने ही पढ़ाया है हम लोगों को। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है। 17 साल से जो मुख्यमंत्री शिवराज जी मास्टर प्लान नहीं लागू कर पाए हैं, वो अब 3 महीने में मास्टर प्लान लागू की बात 1 महीने में बोल रहे हैं वो तो। हाँ, 1 महीने में। तो ये सब देखिए, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, बंटाधार नंबर 1 केंद्र में, बंटाधार नंबर 2 मध्य प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश ये बोल रही है कि 7 साल में हमने विकास किया। आप सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम हमारे देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते थे, आप एक एक करके उनको बेच रहे हो, तो रोजगार कहाँ से लाओगे? ठीक है। सेना में जो पद खाली हुए, ये पिछले 5 साल की रिपोर्ट है राज्यसभा के अंदर। आदरणीय जौहरी जी ने भी बोला, आपने भी बोला, मैं आपकी बातों का खंडन करता हूँ। राज्यसभा में जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 1650, ये केवल 5 साल की वैकेंसी है। 5 साल की 5 साल की वैकेंसी पूछी गई है, ना कि सदियों से चला रहा रिक्त पदों का कोटा है। तो मैं आप लोगों की बातों का यह खंडन करता हूँ। रही बात
मध्य प्रदेश के सुशासन की, तो वो हम लोगों से छुपा नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराधों में ठीक है नंबर दिव्या 1, जी, किसानों के बिल्कुल आप क्रॉस अत्याचार के मामले कीजिएगा। में नंबर 1, महिलाओं से बलात्कार के मामले में नंबर 1, आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार के मामले में नंबर 1। ये उपलब्धियां हैं शिवराज जी की। चलिए, हो गया योगेश जी। अब मैं राजेश से पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। हाँ ठीक है राजेश जी, तो आप ये नहीं कहेंगे आगे कि कभी आपको मौका नहीं देते? तो राजेश जी, दिव्या जी कुछ आपको क्रॉस करे, उसके बाद मैं राजेश से लास्ट कमेंट लूंगा। दिव्या जी जल्दी से आपका। बस मैं योगेश जी के को यही कहना चाहूंगी, पहले तो ये कि प्लीज जब आप कोई महिला सामने बैठी हो तो भाषा के संयम भाषा जरूर मेरी बना के आदरणीय रखें। बिल्कुल संयमित थी। एक सेकंड, मैंने एक ये सेकंड बोला सर, अब समय कि नहीं है, डिबेट समय में नहीं है, मुझे देखिए, बोलने डिबेट दीजिए। की मर्यादाओं सर, का समय पालन नहीं है, करना, मुझे बोलने नहीं देखिए दीजिए। डिबेट के अनुरूप डिबेट की योगेश जी, मर्यादाओं प्लीज का बोलने पालन दीजिए। करना। ठीक है योगेश जी, हम ठीक है, सबकी समझ गए वो ड्यूटी बात है। को योगेश जी, समझ अगर गए। अपन जी। बीच में बोलेंगे एक दूसरे सर, के तो किसी का भी सर, मैसेज प्लीज नहीं बोलिए। जाएगा। उसके लिए भी बहुत मेरा सारे ये शब्द कहने का हैं मतलब था कि योगेश डिबेट जी, की मर्यादाओं का पालन नहीं तो कर मेरा रहे हैं। कहना कि उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, आप दूसरे तरीके से रोक सकते थे। खैर, मुझे उम्मीद है योगेश जी अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे। जी दिव्या जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर मेरा आपसे दिपेश जी, मेरा आपसे यही कहना है कि डिफेंस को लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है। मेरे पास अनेक आंकड़े हैं, लेकिन अभी हमारा विषय डिफेंस नहीं है, इसलिए हम विषयांतर ना करें, क्योंकि मैं राज्यसभा का प्रश्न लेकर क्या मैं तो बस इतना पूछूंगा मैम कि वाकई क्या 1 महीने में मास्टर प्लान बन जाएगा? क्या वाकई जो आपके मंत्री अफसर हैं ऐसा करेंगे? आपकी जानकारी हाँ। के अनुसार मैं सिर्फ इतना बता दूं दिपेश जी, मास्टर प्लान एक्चुअली सब जगह सिर्फ रेडी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है, एवरीबडी इज रेडी विद इट, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने का देर है। इससे मैं आपको बोला 1 जानकारी महीने नहीं है, दिव्या जी को शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को की आपत्ति है इस मास्टर प्लान पर जो बना हुआ है रेडीमेड। सर, जिसको अभी आप 4 रेडीमेड दिन मास्टर पहले- प्लान बता रही है ना, सर उसके 4 ऊपर दिन पहले जी जी जी, नया मास्टर प्लान के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है माननीय सांसद महोदय के साथ, इसलिए आप मेरी जानकारी ठीक मैं भी है। है चलिए ना? राजेश, समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। राजेश जी, भाई कह दिया सीएम शिवराज जी ने, लेकिन अब उसका कुछ तो हो कि भाई डेडलाइन भी दे रहे हैं, सब चीजें, और उसके बाद भी नहीं हो पाता। हम भी भूल जाते हैं, शिवराज जी भी शायद उनके दिमाग से निकल, और फिर बाकी अफसर तो है ही है, वो तो चाहते हैं कि सब भूल जाए, फिर कुछ ऐसा होता है, चार्ज होते हैं तो फिर पूछताछ होती है। तो ऐसे में क्या सिस्टम होना चाहिए कि भाई अगर आज कह दिया है तो ये काम होते रहना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। आपको जब तक अधिकारियों पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी पे, जब तक आपका कंट्रोल बहुत जबरदस्त नहीं होगा, तब तक आप चाहे कितनी भी घोषणा कर लें, करने वाले तो वो लोग हैं ना। आप महापौर कुछ भी कर दे, कमिश्नर के साइन के बिना कोई फाइल आगे बढ़ती है क्या? ऐसे ही चाहे डॉक्टर दिव्या गुप्ता या योगेश गुप्ता जी या अपनी अपनी सरकारें जहां जहां पे भी इन लोगों की ये कुछ भी सोच लें, जब तक वो अधिकारी जो है उसको कसा नहीं जाएगा, तब तक कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकती, ये पक्का है। और उसी में जहां तक एक और बात थी, अब 2 छोटी छोटी बातें हैं। एक तो क्या है, हिंदी की किताबों की समस्या आएगी। जब अपन हिंदी का करेंगे तो उस लेवल की हिंदी की किताबें होनी चाहिए, वो हमको तैयार करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये भी। दूसरा, आखिरी खत्म तो अपन फिर से उसी से करेंगे कि गुप्ता जी ने जो 5 साल का रिकॉर्ड बताया, तो राज्यसभा में अभी जो पूछा गया है वो 5 साल का होगा। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे 90 में, तब भी जब हमारे यहाँ फौजी अफसर आते थे बताने के लिए ज्वाइन करो, तब भी बताते थे कि इतने 1000 वैकेंसी, इतने लाख वैकेंसी हैं और वो भर नहीं पा रही हैं। तो गुप्ता जी, आप अपनी जो आपकी नॉलेज है उसको दुरुस्त कर लीजिए, और हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे, आपको हम और डिटेल भी समझा सकते हैं डिफेंस के बारे में, जो शायद आपको कोई दूसरा पत्रकार या दूसरा कोई आदमी ना समझा पाए। क्योंकि आधी नॉलेज से आपको भी कभी नुकसान हो सकता है, कभी किसी बड़ी बहस में जाएंगे। तो बस इसी के साथ शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया योगेश जी, शुक्रिया दिव्या जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे सपने हैं सीएम शिवराज के, बहुत सारे नवाचार हैं, उनके मन में कई विचार हैं।